हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके सीबीएसई क्लास 12 का सैम्पल पेपर, ठीक है। और जो आपकी सीबीएसई ने रिसेंटली रिलीज़ किया है फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन, एंड उन्होंने क्लैरिटी दी है कि अभी तक भी सब्जेक्टिव पेपर लेने का ही उनका अप्रोच है, तो हमारी प्रिपरेशन भी सब्जेक्टिव के अप्रोच से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। बाकी मैंने पेपर का एनालिसिस एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिवीजन किस हिसाब से किया है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स हैं ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर्स कैसे डिवाइडेड हैं, वो सब आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बच्चों जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर दिमाग में रखना कि छोटे से बड़े के अरेंजमेंट में हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है बेंजोइक एसिड गिवन है, फिनॉल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और इनके पीके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें इन्हें अरेंज करना है। तो बच्चों पीके वैल्यूज़ की जब आप बात करते हो तो जो आपके पीके वैल्यूज़ होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब जितना ज़्यादा पीके का वैल्यू होगा उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर देखो, अब पीके वैल्यूज़ तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को एज सच याद होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता है? हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ज़रूर पता है। पीके वैल्यूज़ पता हो या ना हो तो हम देख लेंगे भाई कि जिसका सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका पीके वैल्यू हाईएस्ट होगा, ठीक है। और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है उसका पीके वैल्यू क्या होगा बच्चों? लोएस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप बात करो पिक्रिक एसिड की, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? हाईएस्ट होता है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है तो पीके वैल्यू क्या होगा? लोएस्ट होगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ऑफ पीके वैल्यूज फॉर योर गिवन एसिड्स, ठीक है। तो सबसे कम पीके वैल्यू होगा आपका पिक्रिक एसिड का, ठीक है। अब देखो उससे ज़्यादा एसिडिक कौन है? बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या फिर फिनॉल। तो फिनॉल तो हमें मालूम है कि फिनॉल इन सब में सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक है। क्या है ये? सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक है। तो लीस्ट एसिडिक है मतलब इसका पीके वैल्यू हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट पीके वैल्यू बच्चों हो जाएगा आपके फिनॉल का, ठीक है। फिर आप बात करो बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेंजोइक एसिड वीक एसिड है कंपैरेटिवली। तो बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू ज़्यादा होगा, और बेंजोइक एसिड कंपेयर टू फिनॉल उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए उसका पीके वैल्यू फिनॉल से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड, और फिर आता है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे कम पीके वैल्यू से सबसे हाईएस्ट पीके वैल्यू तक आपका आंसर का फॉर्मेट ये होना चाहिए। और इस तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। साइंस का ज़रूर ध्यान रखना, साइन अगर चेंज हो जाएगा तो पूरा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें बताना है टुवर्ड्स NH2OH, ठीक है। तो देखो बच्चों, रिएक्टिविटी की अगर आप बात करो तो NH2OH की तरफ जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्डिहाइड्स की ज़्यादा होती है, फिर आपके कीटोन्स की होती है। तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी? एसिटल्डिहाइड की होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एसिटल्डिहाइड। और एक और चीज़, जब NH2OH के साथ आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन
रिएक्ट करते हैं तो उस केस में ये ऑक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे अभी ये सैम्पल पेपर का सोल्यूशन देख के थोड़ा सा डर जाएंगे, क्योंकि अभी आपका रिसेंटली सिलेबस स्टार्ट हुआ है स्कूल्स में, कोचिंग्स में, ठीक है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं, आप शायद ऑर्गेनिक तक अभी तक नहीं पहुँचे होंगे, तो अभी आपको कोई भी बेसिक आइडिया नॉलेज नहीं है रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो डोंट वरी, एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर दोबारा ये सैम्पल पेपर लगाना, फिर आपसे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे और मेरी बातों का रिलेवेंस भी आ जाएगा कि NH2OH के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट करके ऑक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आप बात करो एसीटोन एंड मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन में, तो एसीटोन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। तो यहाँ पे लिखेंगे एसीटोन, और सबसे कम रिएक्टिविटी शो करता है आपका मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एंड लास्ट हम चलते हैं सी ऑप्शन पे। तो सी क्वेश्चन क्या है आपका, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड को आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में यहाँ पे बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप है, यहाँ पे CH3COOH की बात कर रहा है, और यहाँ पे इथेनॉल CH3CH2OH की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास बेंजोइक एसिड का, फिर इथेनोइक एसिड का, फिर सबसे कम किसका है, इथेनॉल का है। तो सबसे कम इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना ना, तो इथेनॉल का सबसे कम होगा, फिर आपके इथेनोइक एसिड का होगा, और हाईएस्ट होगा आपके बेंजोइक एसिड का। तो ऑर्डर लिख लेते हैं, इथेनॉल का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा इथेनोइक एसिड का, देन कम्स योर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये देखो साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस को ध्यान रखना है, और ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है उसको ये चैप्टर, ये चीज़ अब तक समझ आई होगी, क्योंकि अगर हम हमारे बैच की बात करें तो हमारे 12th के बच्चे ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर मैंने ग्राफ से बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर किया था कि अगर स्टीप राइज आता है आपकी इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी पे, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ऑन कंटिन्यूस डाइल्यूशन, उस केस में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्टीप इंक्रीज आता है, जबकि आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। बट उसमें एक स्टेडी रेट से इंक्रीज होती है, जबकि बहुत हाई रेट से इंक्रीज किस में होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। उसके पीछे रीज़न है डिसोसिएशन। तो देखो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया कि अगर आपको ये आइडिया होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते आसानी से। तो क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूशंस है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B आर डाइल्यूटेड, दोनों का ही क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी डाइल्यूशन कर रहे हैं, इसका भी डाइल्यूशन कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, B की, वो इंक्रीज कर रही है 1.5 टाइम्स, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी A की इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज का साइन है, 25 टाइम्स, ठीक है। तो हमें पहली चीज़ ये जस्टिफाई करना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है। नेक्स्टली जस्टिफाई योर आंसर, ग्राफिकली शो द बिहेवियर ऑफ A एंड B। पहली चीज़ हमें A एंड B में से, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, A एंड B में हमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा। तो फर्स्ट हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें ये पता करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमें 2 क्वेश्चंस आंसर करने हैं इसी क्वेश्चन में। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताना है, सेकंड हमें ग्राफ बनाना है जिसमें हम A एंड B इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, और जब भी मोलर कंडक्टिविटी
के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनता है। डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी की जब हम बात करें कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं √C एंड योर मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। तो हमने क्या देखा था, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, जैसे जैसे, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बच्चों बेसिकली वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब ये है कि सपोज आपने 100 मोल डाले इलेक्ट्रोलाइट के और 100 के 100 मोल टूट गए, किस में, आयंस में, मतलब केटाइंस में एंड एनाइंस में। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। जैसे आप ले लो एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो CH3COOH है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आपने उसके 100 मोल डाले तो 100 के 100 मोल एसिटिक एसिड के ब्रेकआउट हो जाएंगे केटाइन में एंड एनाइन में। क्या पता 10 ही मोल क्या हो, ब्रेकआउट हो या डिसोसिएट हो आयंस में, या फिर 20 ही मोल डिसोसिएट हो या 5 ही मोल डिसोसिएट हो। ठीक है, इसी बेसिस पे तो हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जब आपने बी इलेक्ट्रोलाइट का क्या किया, डाइल्यूशन, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी में आपको सिर्फ 1.5 टाइम ही इंक्रीज देखने को मिला। तो होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन करने पे होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भाई एक बात तुम खुद सोचो, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से टूट गया है, अब तुम चाहे उसमें डाइल्यूशन 1 लीटर पानी से कर दो या 1000 लीटर पानी से कर दो, क्या अब वहाँ पे और मॉलिक्यूल्स टूटेंगे? जितने टूटने थे वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो यहाँ पे बस इंक्रीज क्यों आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने डाइल्यूशन किया तो उस केस में आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है और आयंस इजीली फ्लो करने लगते हैं। दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाइल्यूशन कम करते जाओगे, सॉरी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे डाइल्यूशन करने पे, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कम होता जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, साइमल्टेनियसली मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो देखो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है और मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट डिफरेंट चीज़ किस में होती है, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब होता क्या है, जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, अभी तो मैंने बात की थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो विदाउट डाइल्यूशन हम मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COOH ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन में और H+ में। सपोज आपने इसके 100 मोल डाले, ठीक है, तो 100 में से कुछ 10 ही टूट रहे थे, तो 10 एनायन बनेंगे और 10 ही केटायन बनेंगे। लेकिन जब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे देखो 100 में से 10 तो पहले ही टूट चुके हैं बिना डाइल्यूशन के, तो यहाँ 90 बचे होंगे। अब डाइल्यूशन आपने किया तो 90 में से कुछ और मोल्स टूट गए होंगे ड्यू टू डाइल्यूशन। तो सपोज यहाँ पे आप 20 टूट रहे होंगे तो यहाँ पे 20 बन रहे होंगे, यहाँ पे 20। तो ऐसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता जाता है, और डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से सोल्यूशन में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अचानक से राइज करती है। तो आपने ग्राफ देखा होगा एनसीईआरटी में, एक मिनट, ग्राफ देखा होगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिला होगा कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है साथ में, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो डिसोसिएशन बढ़ने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के अचानक से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी अचानक राइज करती है। तो देखो यहाँ पे डाइल्यूशन करने पे 25 टाइम इंक्रीज दिख रहा है, किस में, मोलर कंडक्टिविटी में, जबकि यहाँ पे 1.5 टाइम। तो यहाँ पे इसमें कम इंक्रीज है, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो
बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसका डिसोसिएशन बढ़ गया ड्यू टू डाइल्यूशन, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ग्राफ में मेंशन कर दो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ है, ये किसके लिए है आपका, बी के लिए, और ये जो ग्राफ है ए के लिए है। ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास आंसर आ गया, देख लो ये क्या है, बी आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, बाकी तो हमने ये क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, गिव रीजन टू सपोर्ट द आंसर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। हमें इस आंसर को सपोर्ट देना है, रीजन देना है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन असेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसा क्यों है कि हमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट रिक्वायर्ड होता है इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, इसको इस तरीके से लिखते हैं CH2, एक हाइड्रोजन में यहाँ लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड O H। बच्चों ये क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ डाइल्यूट NaOH से, ये एल्डोल कंडेंसेशन ही बता रही हूँ, तो डाइल्यूट NaOH की वजह से हमें OH माइनस मिलेगा, और बच्चों ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन बेस, और बेस हमेशा किसको अप्रोच करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, और हमको पता है बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है उसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन, तो इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन, यही तो बात है। तो ये OH माइनस किसको अप्रोच करने वाला है, इस हाइड्रोजन को, वो भी किस फॉर्म में, H पॉजिटिव के फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, H माइनस OH माइनस जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं होती, H प्लस एंड OH माइनस यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर हमें कार्ब एनायन का जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता है। अब होता क्या है, ये जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है ये अपनी है, अब ऐसा थोड़ी है कि मैं रिएक्शन करा रही हूँ एसिटल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH के साथ, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, वहाँ पे तो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे ना एसिटल्डिहाइड के। तो उस केस में ये क्या करता है, ये एनायन अपने ही एक मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है। तो देखो मैं अटैक दिखाती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस कार्बन को अप्रोच करता है। कार्बन बीइंग टेट्रावेलेंट ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों क्या बनेगा, CH3CO माइनस, ये H को कलेक्टिवली लिख देती हूँ साथ में H, और ये पूरी यूनिट आके इससे जुड़ गई, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। अब हम फर्दर इसका प्रोटोनेशन करा देंगे, तो हमारे पास जो आएगा यूनिट वो क्या आएगा, CH3 CHOH CH2 C डबल OH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारा निकल कर आता है। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ये बच्चों जो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं होता तो ये बेस अप्रोच किसको करता, फिर एल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे। तो यहाँ पे देखो एल्डोल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, अल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है OH, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप CH दिख रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, दिस इज योर एल्डोल। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि अल्फा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिस्टेकन अप है, हमें वो ये बोल रहा है कि ये आंसर गिवन है, ठीक है, ये आंसर आपको गिवन है और इसको हमें सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, 3 हाइड्रोक्सी पेंट टू ऑन,
ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ऑन का मतलब समझते हो, 5 कार्बन की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप लगा है, देखो पेंटोन, और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब एक और चीज़ बता देती हूँ, जो आपका टॉलेंस टेस्ट है, जो बच्चों आपका टॉलेंस टेस्ट है, बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट जो होता है इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है वो कैसा होता है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जनरली किसको ऑक्सीडाइज करता है, जनरली ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसका काम बस यही होता है, टॉलेंस रिएजेंट का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है KMnO4 K2Cr2O7 की तरह, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली एल्डिहाइड्स को ही क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड का इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, वहाँ ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं कर पाता। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कीटोन्स के केस में, अगर हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स की बात करें, किसकी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स की, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। तो अगर टर्मिनल पे आपका OH ग्रुप है, ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ पर हमें टॉलेंस रिएजेंट से कीटोन का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो उन्होंने कंपाउंड गिवन है 3 हाइड्रोक्सी पेंटोन, जनरली ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। बट अब CBSE ने क्वेश्चन पूछ लिया तो अब हमें कंडीशनल होना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी मार्किंग स्कीम है वो इस आंसर को जस्टिफाई नहीं करती। उन्होंने बस इतनी बात बोल दी है कि वो खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद बोला है कि टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है तो हमें सही जवाब लिखना है, वो है टॉलेंस रिएजेंट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट डज नॉट ऑक्सीडाइजेस कीटोन्स एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, हमारे आंसर होना चाहिए। सो दिस वॉज योर सेक्शन A। अब हम सेक्शन B देखेंगे जो हमारा मेजर सेक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।